हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करके सेटअप कर लिया था और आज की इस वीडियो से हम लोग अपना सी शार्प का कोर्स शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूनिटी में तुम अपने सी शार्प स्क्रिप्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक और चीज़ को समझो कि जब भी हम लोग यूनिटी में अपने स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ रूल्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रूल ये है कि जब भी तुम अपने स्क्रिप्ट को क्रिएट कर रहे हो तो उसका जो नाम तुम्हें रखना है उसमें तुम्हें पैस्कल केस को फॉलो करना है। अगर तुम्हें पैस्कल केस नहीं पता क्या होता है तो बेसिकली अगर तुम्हारा स्क्रिप्ट का नेम है गेम मैनेजर तो तुम्हारा जो गेम का जी है वो कैपिटल रहता है और मैनेजर का एम कैपिटल रहता है। बेसिकली अगर तुम्हारे स्क्रिप्ट के नाम में दो वर्ड्स हैं या एक ही वर्ड है तो बेसिकली हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल से शुरू होता है और बाकी सारे कैरेक्टर स्मॉल होते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो हेल्थ बार में हेल्थ एक अलग वर्ड है, बार एक अलग वर्ड है, इसलिए हेल्थ का एच कैपिटल है, बार का बी कैपिटल है। एनिमी या ए आई में एनिमी का ई कैपिटल है और ए और आई दोनों कैपिटल है इस केस में, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और आर्टिफिशियल एक अलग से वर्ड है तो उसका ए कैपिटल है और इंटेलिजेंस का आई कैपिटल है। तो बेसिकली हर एक स्क्रिप्ट के नाम में तुम्हें पैस्कल केस को फॉलो करना है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम जो सा भी वर्ड्स यूज कर रहे हो अपने स्क्रिप्ट के नेम में वो तुम्हें सेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर तुम एक एनिमी बना रहे हो अपने गेम के अंदर तो तुम्हारा स्क्रिप्ट का नाम हो सकता है एनिमी ए आई। ठीक है, लेकिन अगर तुम स्क्रिप्ट का नाम रखोगे एक्स वाई जेड तो तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएगा बाद में जब तुम वापस आओगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि एक एक्स वाई जेड स्क्रिप्ट से क्या हो रहा है। तो तुम्हें उसको खोल के पूरा पढ़ना होगा कि उसमें क्या हो रहा है, तब तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम उसको अच्छा सा एक नाम दे देते हो जैसे कि एनिमी ए आई तो तुम उसे देखते ही समझ जाओगे कि स्क्रिप्ट में क्या हो रहा होगा। तो बेसिकली अभी तक हमने दो रूल्स की बात कर ली है और अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ और रूल्स भी यहाँ पे लिखे हैं, बट इनके बारे में बात हम इस वीडियो में थोड़े आगे करेंगे क्योंकि अभी तुम ये समझ में नहीं आएगा। और यूनिटी में तुम अपने स्क्रिप्ट को कैसे बनाओगे मैंने उसका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें यूनिटी को ओपन करना है, फिर तुम्हें जाना है प्रोजेक्ट विंडो के अंदर। और अगर तुम याद हो मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर कि तुम्हारे जो सारे एसेट्स होते हैं वो तुम्हारे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा स्क्रिप्ट है वो भी एक एसेट है इसलिए वो भी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर तुम क्रिएट करते हो। तो स्क्रिप्ट को बनाने के लिए तुम प्रोजेक्ट विंडो में जाओगे, वहाँ पे राइट क्लिक करोगे, उसके बाद तुम्हें वहाँ पे एक क्रिएट का बटन आएगा और क्रिएट बटन के अंदर तुम्हें एक मोनोव्यू स्क्रिप्ट का बटन आएगा, तो उसको प्रेस करोगे तो तुम्हारा स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो चलो इसे ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना यूनिटी का प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जो कि हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर बनाया था। तो ये रहा हमारा बॉटम लेफ्ट में प्रोजेक्ट विंडो। यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक, फिर हम जाएंगे क्रिएट के अंदर और यहाँ पे है हमारा मोनोबिहेवियर स्क्रिप्ट। नाउ अभी मैं चाहता हूँ कि तुम एक और बार क्लिक मत करो, तुम बस एक ही बार क्लिक करो मोनोबिहेवियर स्क्रिप्ट के ऊपर। और अगर तुम यहाँ बॉटम में देखोगे तो तुम देख सकते हो ये जो तुम्हारा टेक्स्ट है ये अभी हाईलाइटेड है, यानी कि तुम्हारा सिलेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तुम्हारा स्क्रिप्ट क्रिएट नहीं हुआ है, अभी तुम्हें स्क्रिप्ट का एक नाम देना है। ठीक है ना, अगर तुम इंटर प्रेस करोगे तो तुम्हारा स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाएगा इस नाम से जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बट चलो इसका नाम को हम लोग चेंज करते हैं और इसका हम लोग नाम रखते हैं गेम मैनेजर। ठीक है, तो गेम मैनेजर हम लोग लिखेंगे इसका नाम में। और याद रखना कि हमें यहाँ पे पैस्कल केस को फॉलो करना है, तो जी कैपिटल और एम कैपिटल होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम लोग एक और बार एंटर प्रेस करेंगे या फिर तुम डबल क्लिक भी कर सकते हो, जिससे कि ये जो तुम्हारा स्क्रिप्ट है ये तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर खुल जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर खुल चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये वॉइड स्टार्ट क्या है। तो वॉइड स्टार्ट बेसिकली तुम्हारा यूनिटी का एक इनबिल्ट मेथड है जो कि अपने आप ही कॉल हो जाता है जब भी तुम्हारा ये स्क्रिप्ट एक्टिवेट होता है। ठीक है, यानी कि जो भी कोड तुम लिखोगे अपने वॉइड स्टार्ट मेथड के अंदर वो तुम्हारा कॉल हो जाएगा जब भी ये स्क्रिप्ट एक्टिवेट होता है। तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। तुम अपने वॉइड स्टार्ट मेथड के अंदर आ जाओ, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में तुम्हें अपना कोड लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है debug डॉट लॉग, उसके बाद तुम्हें ओपन करना है ब्रैकेट्स, इसके बाद तुम्हें ओपन करना है इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे तो अपने कोई सा भी मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू गेम डेव रॉन इट यूट्यूब। ठीक है, इसके बाद तुम्हें लास्ट में जाके एक सेमी कॉलन लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हें प्रेस करना है Ctrl+S जिससे कि तुम्हारा ये स्क्रिप्ट सेव हो जाए। ठीक है, अब तुम अपने विजुअल स्टूडियो को मिनिमाइज कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें जाना है अपने यूनिटी के अंदर। नाउ अगर तुम अब अपने गेम को प्ले करोगे यहाँ से जाके, इसके बाद अगर तुम अपने कंसोल को चेकआउट करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जो भी तुम अपने प्रोजेक्ट विंडो के अंदर रखते हो वो तुम्हारे एसेट्स होते हैं और इनको यहाँ पे रखने से ये यूज नहीं होने लगते हैं, तो मैं इनको यहाँ से यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई है इसको हमें कहीं यूज करना पड़ेगा। और अपने स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए तुम्हें कोई सा भी अपने सीन के अंदर एक गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने कैमरा को सेलेक्ट करूँ और अपने गेम मैनेजर को यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ अपने कैमरा के ऊपर, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारे कैमरा के ऊपर जो हमारा गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे अटैच हो गया है। ठीक है, नाउ अगर तुम अब प्ले करोगे और तुम अगर कंसोल को चेकआउट करोगे
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हें यहाँ पे मैसेज तुम्हारा मिल गया है, जो कि वेलकम टू गेम डेव ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है बेसिकली कि जो भी हमने यहाँ पे मैसेज लिखा है उसको हमने अपने कंसोल के अंदर लॉक किया है। ठीक है, और कंसोल के अंदर लॉक करने का क्या मतलब होता है कि हमने अपने कंसोल के अंदर अपने मैसेज को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही थी कि जब भी हमारा स्क्रिप्ट एक्टिवेट होगा तो जो भी कोड हम इसके अंदर लिखेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है और हमें हमारा मैसेज मिल गया है। ठीक है, तो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा इस वॉइड स्टार्ट से क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं वॉइड अपडेट के बारे में। ठीक है, तो वॉइड अपडेट तो अगर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे कि अपडेट इज कॉल्ड वंस पर फ्रेम। ठीक है, और अगर तुम्हें इससे नहीं समझ में आ रहा इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली तुमने सुना होगा कि तुम्हें गेम में 90 एफपीएस मिल रहा है या फिर तुम्हें 200 एफपीएस मिल रहा है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हारे गेम में 200 फ्रेम्स पर सेकेंड तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर तुम्हारे गेम में तुम्हें 200 एफपीएस मिल रहा है तो ये जो अपडेट मेथड है तुम्हारा, ये हर सेकंड 200 बार कॉल होगा। ठीक है, अगर तुम्हें 90 एफपीएस मिल रहा है तो ये जो तुम्हारा मेथड है इसके अंदर तुम जो भी कोड लिखोगे वो 19 टाइम्स कॉल होगा हर एक सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें जितना भी एफपीएस मिल रहा है ये उतना बार हर सेकंड कॉल होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें 400 एफपीएस मिल रहा है तो ये मेथड तुम्हारा 400 बार कॉल होगा तुम्हारे डिवाइस पे। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो चलो इस मेथड को ट्राई आउट करते हैं। तो हमने जो यहाँ पे ऊपर मैसेज लिखा था इसको मैं डबल क्लिक करके कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा, जिससे कि ये कट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल वी दबाऊंगा यहाँ पे अपडेट मेथड के अंदर आके। इसके बाद मैं इसको सेव कर लूंगा। ठीक है, एंड बाय द वे अगर तुम्हारा कोई भी एरर आ रहा है तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुमने एक्जैक्टली सेम टू सेम लिखा है इसको, यानी कि तुम्हारा जो डीबग है उसका डी कैपिटल है, उसके बाद एक फुल स्टॉप है, उसके बाद लॉक का एल कैपिटल है, उसके बाद तुमने स्पेशल ब्रैकेट्स खोला है, फिर इन्वर्टेड कॉमा डाला है। ठीक है, अगर तुम्हारा ये सेम टू सेम नहीं लिखा हुआ है तो तुम्हारा एरर आ रहा होगा। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारा एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ इसको मैं फिर से सेव कर लूंगा। चलो वापस यूनिटी में चलते हैं। तो चलो प्ले करके देखते हैं यहाँ पे इससे क्या होता है। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे नीचे में, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये प्रिंट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। ठीक है, 5 सेकंड में ऑलमोस्ट 3000 बार ये प्रिंट हो चुका है। हो सकता है कि तुम्हारे में कम टाइम प्रिंट हो रहा हो या फिर और ज़्यादा टाइम प्रिंट हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, ये उतनी बार प्रिंट होगा जितना तुम्हारा एफपीएस आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे स्टैट्स में जाऊँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 500 या 600 एफपीएस के बीच में कुछ। ठीक है, यानी कि मेरे लिए ये हर सेकंड 600 बार प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एंड बाय द वे हो सकता है कि तुम्हें ये इस तरह से भी दिख रहा हो। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे बस इसको कोलैप्स करना है, तो तुम्हारा जितना भी एक ही मैसेज है वो तुम्हें यहाँ पे एक ही बार शो करता है ये कितनी बार कॉल हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, debug.log का यूज करते हो तुम अपने कंसोल के अंदर एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, और इस मैसेज को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो तुम्हें इतना जो पार्ट है इसको तुम्हें सेम टू सेम लिखना होता है, और इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तुम अपना कोई सा भी मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, जो भी तुम चाहो। ठीक है, बट जो बाकी का पार्ट है इतना से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हें सेम टू सेम लिखना होगा। स्टार्ट मेथड में हमने क्या समझा कि जब भी तुम यहाँ पे एक लॉग को प्रिंट करोगे तो ये तुम्हारा लॉग तब प्रिंट होगा जब तुम्हारा ये स्क्रिप्ट एक्टिवेट होगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने यूनिटी वापस खोल लिया है, और यहाँ पे मैं फिर से प्ले बटन दबाऊंगा, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जो मैसेज मैंने वहाँ पे लिखा था यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बट अगर तुम इसको वापस स्टॉप करो और यहाँ पे तुम अपने इंस्पेक्टर में जाओ जहाँ पे तुमने उस स्क्रिप्ट को अटैच किया था, तो मैंने मेन कैमरा पे किया हुआ था, हो सकता है तुमने इन दोनों में से किसी पे कर दिया हो। ठीक है, किसी पे भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी मैं बोल रहा हूँ वो देखो, जिस पे भी तुमने किया है उसको सेलेक्ट करो और अपने कंपोनेंट को फाइंड करो जो कि हमने अटैच किया था, जो कि एक गेम मैनेजर, और इसे तुम यहाँ से अनटिक कर दो। ठीक है, अगर तुम अब फिर से प्ले करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हें यहाँ पे कोई सा भी लॉग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तभी तुम्हें लॉग देगा जब तुम्हारा स्क्रिप्ट एक्टिवेट होगा पहली बार के लिए, और अभी तक हमारा स्क्रिप्ट जो है अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। अगर मैं इसे यहाँ से एक्टिवेट कर दूँ तो तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरा लॉग इंस्टेंटली अपेयर हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी तुम स्टार्ट मेथड में लिखोगे वो एक ही बार कॉल होगा, और वह तभी कॉल होगा जब तुम्हारा स्क्रिप्ट पहली बार एक्टिवेट होगा। ठीक है, अपडेट मेथड के लिए सेम चीज ट्राई कर लेते हैं एक बार। इसको मैं कट करके अपडेट मेथड में डाल दूंगा, वापस जाऊंगा अपने यूनिटी के अंदर, वापस आ गया हूँ अपने यूनिटी के अंदर। यहाँ पे मैं इसे प्ले करूंगा और तुम देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अपडेट मेथड भी तुम्हारा तभी कॉल होता है जब भी तुम्हारा स्क्रिप्ट एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, तो अगर मैं अपने स्क्रिप्ट को एक्टिवेट कर दूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा लॉग प्रिंट होना शुरू हो गया है, और ये प्रिंट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। अगर मैं इसे टिक कर दूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रिंट होना बंद हो गया है, वापस टिक करूंगा ऑन हो जाएगा, बंद करूंगा तो बंद हो जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें ये तीनों चीजें समझ में अच्छे से आ गई हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है वेरिएबल्स।
अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली तुम यूज करते हो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अगर तुम एक गेम बना रहे हो जिसमें तुम्हें अपने कॉइन्स को स्टोर करना है, कि तुम्हारे प्लेयर्स के पास अभी 50 कॉइन है या फिर तुम्हारे प्लेयर्स के पास अभी 100 कॉइन है, तो उसको तुम्हें स्टोर करने के लिए तुम्हें वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ता है। और जब तुम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हो तो तुम्हें वेरिएबल्स को एक डेटा टाइप असाइन करना होता है। ठीक है, और डेटा टाइप क्या होता है चलो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 4 डेटा टाइप्स का यूज करेंगे जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सबसे पहला है इंट, और ये इसको तुम यूज करते हो इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अभी तो हमने कॉइन वाला एग्जांपल लिया था। अगर हमें कॉइन्स को स्टोर करना है तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका डेटा टाइप होगा इंट। ठीक है, और अगर हमें डेसिमल नंबर्स को स्टोर करना है तो हम लोग यूज करेंगे फ्लोट। अगर हमें टेक्स्ट को स्टोर करना है यानी कि नाम स्टोर करना है या फिर कोई पैराग्राफ, कोई सेंटेंस या फिर कोई वर्ड स्टोर करना है तो हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और हम लोग बूल यूज करते हैं ट्रू या फॉल्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर तुम गेम बना रहे हो तो हो सकता है तुम्हें चेक करना हो कि तुम्हारा प्लेयर जिंदा है कि नहीं, है ना। तो इसका तुम बूल बना सकते हो कि ट्रू है तो जिंदा है, फॉल्स है यानी तुम्हारा प्लेयर डेड हो गया है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें हो सकता है गेम को रीस्टार्ट करना पड़े या फिर जो भी। ठीक है, बट पॉइंट इज कि तुम बूल का यूज कर सकते हो ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो चलो देखते हैं कि तुम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हो अपने C# स्क्रिप्ट के अंदर। तो यूनिटी में चल के देखते हैं अपने वेरिएबल्स को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर वापस आ चुके हैं, और अभी जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ये मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तुम्हें इसे लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, नाउ वेरिएबल को बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला है डेटा टाइप, जो कि आपने अभी भी देखा कि 4 डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे देखा है। एक है इंट, एक है फ्लोट, एक है स्ट्रिंग और एक है बूल। ठीक है, और हमने अभी कॉइन से एग्जांपल लिया था जो कि एक नंबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक स्पेस देंगे, नहीं तो तुम्हारा एरर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए होता है अपना एक वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी लिख सकते हो, बट हम लोग कुछ भी नहीं लिखते। हम लोग कुछ ऐसा नाम रखते हैं जो कि सेंस बनाएगा हमें, इसलिए हम लोग इसका नाम देंगे कॉइन्स। ठीक है, नाउ अगर तुम चाहो तो यहाँ पे तुम सेमीकोलन डाल सकते हो और तुम्हारा यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बट अगर तुम चाहते हो कि इसका एक डिफॉल्ट वैल्यू हो तो तुम्हें यहाँ पे डालना होगा एक इक्वल टू। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो भी वैल्यू डालना है तुम यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं 100 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है कॉइन्स नाम का, जिसका वैल्यू है 100। तो अगर मैं अभी इस कॉइन्स को लॉक करूँ तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है debug.log और यहाँ पे तुम्हें करना है कॉइन्स। ठीक है, नाउ अगर तुम एक चीज पे ध्यान दोगे, जब हमने स्ट्रिंग को प्रिंट किया था तो हमने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा था। ठीक है, बट जब तुम वेरिएबल्स को प्रिंट करते हो तो तुम उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं लिखते हो, तुम वेरिएबल का नाम ही लिख देते हो यहाँ पे। ठीक है, debug.log के अंदर। तो अभी के लिए मैं इस वाले लॉग को हटा देता हूँ जो कि हमारे स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, और हम सिर्फ रखेंगे हमारा वो वाला लॉग जो कि हमारे वेरिएबल को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो वापस यूनिटी में चल के एक बार प्ले बटन दबाते हैं एंड मेक श्योर करना है कि तुम्हारा ये गेम मैनेजर इनेबल्ड है, यानी कि तुम्हारा स्क्रिप्ट एक्टिवेटेड है। उसके बाद तुम प्ले दबाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमें वैल्यू मिल चुकी है 100। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने सक्सेसफुली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जो कि है कॉइन्स, और इसका डेटा टाइप जो है वो है इंट। ठीक, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू है 100। ठीक है, जस्ट लाइक दैट अगर हमें कोई डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो हम लोग यूज करते हैं फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्या है? डेटा टाइप। ठीक है, वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और एक डिफॉल्ट वैल्यू जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक फ्लोट बनाते हैं। इसका नाम हम लोग रखते हैं हेल्थ, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं हम लोग 9.22। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक एरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी तुम डेसिमल वैल्यूज लिखते हो और उसके बाद अगर तुम पॉइंट लगा के कुछ लिख रहे हो तो तुम्हें लास्ट में एक एफ लगाना होता है। ठीक है, एफ का मतलब होता है फ्लोट। अगर तुम एफ नहीं लगाओगे फ्लोट वैल्यू को डिक्लेयर करने के टाइम तो तुम्हारा एरर आएगा। ठीक है, नाउ अगर तुम इसको सिर्फ 9 रखोगे तो तुम्हें एफ लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम पॉइंट के बाद वैल्यूज लिख रहे हो जैसे कि 9.1 तो तुम्हें एफ लगाना जरूरी है। ठीक है, नाउ एक और लाइन पे इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा। अगर तुम इस लाइन पे जाके Ctrl+D दबाओगे तो तुम्हारा ये वाला लाइन डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे अपने हेल्थ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि हमारा कॉइन भी प्रिंट हो और हेल्थ भी प्रिंट हो, और वापस यूनिटी पर चलें, फिर से प्ले दबाएंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा 100 प्रिंट हुआ है और यहाँ पे 9.1 भी प्रिंट हुआ है जो कि है हमारा हेल्थ का वैल्यू। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 डेटा टाइप्स को समझा है। इंट का हम लोग यूज करते हैं जब हमें इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना हो, और फ्लोट को यूज करते हैं जब हमें डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना हो। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग को। तो हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप में लिखेंगे स्ट्रिंग, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारे वेरिएबल का नाम। तो इस केस में मैं इसका नाम डालूंगा यूजर नेम। ठीक है,
और इसका डिफॉल्ट वैल्यू होगा रॉनिट। नाउ तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो ये लिखा है ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है, क्योंकि जब भी तुम एक स्ट्रिंग लिखते हो तो तुम्हें इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में ही उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरा एरर आ रहा है। ठीक, तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना तुम्हारा जरूरी है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, बट अगर तुम इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लिखोगे तो तुम्हारा एरर आएगा। और मेक श्योर करना कि हर एक लाइन के बाद तुम एक सेमी कॉलन लगा रहे हो, नहीं तो तुम्हारा फिर भी एरर आएगा। ठीक है, नाउ अभी हम इसको एक और बार डिबग डॉट लॉग करेंगे, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी दबा के अपने लॉग वाले लाइन को डुप्लीकेट किया है। तो यहाँ से मैं यूजर नेम को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड इसको टेस्ट करने से पहले एक बार बूल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और लाइन पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बूल। ना बूल क्या है, हम लोग यूज करते हैं इसको ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। और नाम में मैं लिखूंगा अलाइव, और इसका मैं डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा फॉल्स। ठीक है, ना अगर तुम चाहो तो यहाँ पे तुम ट्रू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बूल का जो वैल्यूज हो सकता है वो है ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर तुम कोई सा भी वैल्यू डाल सकते हो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। फ्लोट के अंदर अगर तुम डेसिमल वैल्यूज लगा रहे हो तो तुम्हें पॉइंट वन के बाद एक एफ भी लिखना होगा, या फिर तुम्हारा जो भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसके बाद तुम्हें एक एफ लिखना होगा। और इंट के लिए तुम डायरेक्टली बस अपना नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने इसको सेव कर लिया है, और एक्चुअली मुझे एक और डुप्लीकेट करना होगा, और मैं इस अलाइव को भी यहाँ पे प्रिंट करूंगा। वापस यूनिटी में चल के इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरा चारों वैल्यूज जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मेरा यहाँ पे इंटीजर वैल्यू प्रिंट हुआ है, फिर फ्लोट प्रिंट हुआ है, फिर स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है, और फिर बूलियन प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इन चारों डेटा टाइप्स को यूज करके तुम ऑलमोस्ट सारे ही डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें कॉइन्स को रिप्रेजेंट करना है तो तुम इंट यूज करोगे, हेल को रिप्रेजेंट करना है तो तुम फ्लोट यूज कर सकते हो, और अगर किसी भी तुम्हें सेंटेंस या किसी भी वर्ड को अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो तुम स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, और अगर तुम्हें किसी ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो तुम बूल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो वेरिएबल्स बेसिकली तुम यूज करते हो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसको तुम बाद में इसके ऊपर तुम कोई सा भी ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट, और हम लोग अब उसी पे जाने वाले हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि प्लस, माइनस, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, स्लैश का मतलब होता है डिवाइड, और इस परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, मैथ्स वाला रिमाइंडर जो डिवाइड करने टाइम जो नीचे रिमाइंडर मिलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये पांचों क्या है तुम्हारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि तुम जिसको यूज करके तुम चेक कर सकते हो कि क्या लेफ्ट साइड वाली चीज राइट साइड से मैच कर रही है या नहीं, या फिर उससे कम है या उससे ज्यादा है ना। अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आया होगा मे बी, बट अभी तुम्हें ये बट वीडियो को देखते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास है एंड, और नॉट। नाउ इन तीनों का भी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो तुम्हें ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो भी लिखा था इसको मैं हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पे अभी तक लिखा हुआ है वेरिएबल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, और एक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा इंट, जो कि हो गया हमारा डेटा का टाइप। इसका नाम मैं लिखूंगा num1, इसके बाद डालूंगा एक इक्वल टू का साइन, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू मैं रख दूंगा 40। इसके बाद मैं एक और एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट num2 इक्वल्स टू 60। ठीक है, मैं इसको फिर से एंड कर दूंगा। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा सम। ठीक है, और इसमें हम लोग इक्वल टू करेंगे, और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे num1 प्लस num2। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो सम की वैल्यू है वो हो जाएगी num1 प्लस num2। ठीक है, तो num1 क्या है 40, num2 क्या है 60, हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सम है इसका वैल्यू हो जाएगा 100। ठीक है, तो चलो हम इसे ट्राई करते हैं, debug डॉट लॉग करेंगे हम लोग यहाँ पे सम को। ठीक है, और इसे हम लोग यूनिटी में जाकर ट्राई करेंगे, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे 100 आ रहा है, जो कि है हमारा 40 प्लस 60 का सम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो प्लस यूज किया है ये क्या है हमारा, ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। और भी ऑपरेटर्स है, हम लोग इस लाइन को डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से, वेरिएबल का नाम को चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे प्लस कर देगा माइनस करेंगे। ठीक, एक और बार डुप्लीकेट करेंगे, इसका नाम रखेंगे मल्टीप्लाई, और माइनस की जगह हम लोग यहाँ पे स्टार का सिंबल यूज करेंगे, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एक और बार डुप्लीकेट करेंगे, इसका नाम रखेंगे डिवाइड। ठीक है, और स्टार की जगह यूज करेंगे बैक स्लैश। ठीक है, और अगर तुम्हें नहीं पता ये कहाँ पे होता है, ये तुम्हारा राइट साइड में होता है जहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन मार्क बटन होता है,
क्वेश्चन मार्क बटन को जब तुम प्रेस करोगे तो तुम्हारा ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, नाउ मैं इन चारों वैल्यूज को लॉक कर दूंगा, 4 बार डुप्लीकेट करूंगा अपने लॉक को, सब्ट्रैक्ट को लॉक करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई को भी लॉक करूंगा और डिवाइड को भी लॉक करूंगा। ठीक है, और एक चीज रह गया, उसको भी लॉक कर लेते हैं, जो कि है रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर के लिए हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिबग डॉट लॉक कर देंगे अपना रिमाइंडर को भी। तो हमने यहाँ पे पांचों अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया है। चलो इनकी वैल्यूज को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो 100, उसके बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो -20। ठीक है, तो नंबर 1 जो कि है 40 और नंबर 2 जो कि है 60, अगर तुम 40 में 60 माइनस करोगे तो -20 आता है। ठीक है, और जब तुम 60 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आता है 2400। ठीक है, और जब तुम डिवाइड कर रहे हो तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे 0 आया है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन शो करता है और इंट वैल्यू में तुम्हारा डेसिमल वाला पार्ट को यहाँ पे तुम शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हें मैं करके दिखा देता हूँ। अगर तुम 40 को डिवाइड करोगे 60 से, तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.666666 और लास्ट में 7। ठीक है, बट हमारे 0 मिला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंट का यूज कर रहे हैं, और इंट का यूज करके तुम इस डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, इसलिए ये पॉइंट के बाद वाला पूरा पार्ट कट हो जा रहा है। तो अगर मैं इस इंट के जगह पे अगर मैं यहाँ पे फ्लोट का यूज करूँ, ठीक है, तो तुम्हें सब जगह पे फ्लोट यूज करना होगा सबसे पहले तो। ठीक है, अगर मैं इसे आप सेव करूँ और अगर तुम इसे आप फिर से प्ले करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हें यहाँ पे सिमिलर रिजल्ट मिलेगा, जो कि तुम्हें कैलकुलेटर के अंदर मिला था। और लास्ट वाला 40 क्या है तुम्हारा, इसका रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करना सीखा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर। ठीक है, नाउ अगर तुम चाहो तो इस डिबग डॉट लॉग में तुम यहाँ पे राइट भी कर सकते हो कि जो नंबर प्रिंट हो रहा है ये क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वापस से इन्वर्टेड कॉमा डालूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक एरर आने लगा है। तो तुम्हें इस एरर को फिक्स करने के लिए बस यहाँ पे एक प्लस का सिंबल डालना होता है, और इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में तुम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम वॉज देन सम। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्ट वॉज सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बेसिकली तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपने वैल्यू के पहले, और हमने यहाँ पे कुछ भी खास नहीं किया है। हमने बस इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन किया था, और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद हमने एक प्लस का सिंबल डाला था, और इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में तुम कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि तुम्हें पता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वॉज देन मल्टीप्लाई का वैल्यू जो भी हो। ठीक है, अगर मैं इसे ट्राई करूँ अब, यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा यहाँ पे आ रहा है सम वॉज 100, वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्ट वॉज -20, वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वॉज 2400, एंड just like that you can do it for others as well, but there is no point of doing it, or you can do it for practice, but it's just duplication, right? So now अब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को समझेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझेंगे, बट इनको इजीली समझने के लिए सबसे पहले हम इफ एंड एल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इफ एल्स क्या होता है। तो इफ एल्स में तुम एक कंडीशन प्रोवाइड करते हो। ठीक है, और कंडीशन कैसे प्रोवाइड करते हैं अभी हम देखेंगे। तो पहले समझो क्या होता है। तो कंडीशन, तो इफ एल्स में तुम एक कंडीशन प्रोवाइड करते हो, और अगर ये कंडीशन जो है अगर ये ट्रू है तो तुम्हारा एक लॉजिक रन होगा, अगर ये कंडीशन तुम्हारा फॉल्स है तो तुम्हारा कोई दूसरा लॉजिक रन होगा। ठीक है, एग्जांपल ये तुम यहाँ पे देखो, इफ स्टेटमेंट को डिक्लेयर करने के लिए तुम्हें लिखना होता है इफ, इसके बाद तुम्हें ब्रैकेट्स खोलने होते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर तुम्हें अपने कंडीशन को लिखना होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा कंडीशन क्या है कि क्या हमारा प्लेयर हेल्थ जो कि हमने एक वेरिएबल बनाया होगा, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, इस सिंबल को तुमने देखा होगा मैच में, तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन का सिंबल है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा प्लेयर हेल्थ जो है क्या वो 0 से ज़्यादा है। ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं debug डॉट लॉग प्लेयर इज अलाइव। ठीक है, और एल्स हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कि प्लेयर इज डेड। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं ताकि इसे हम अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे मैं इंटर दबाऊंगा 2 बार, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, इसके बाद तुम्हें खोलना है यहाँ पे ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं कंडीशन डालता हूँ num1, इसके बाद यहाँ पे तुम लिखोगे 2 बार इक्वल टू का सिंबल, इसके बाद तुम लिखोगे यहाँ पे num2। ठीक है, इसके बाद तुम्हें कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है
कि हम कह रहे हैं क्या जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है जो कि num1 और राइट साइड पे वैल्यू है num2, क्या वो दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे एक लॉग करेंगे debug डॉट लॉग, फिर हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स और हम लोग यहाँ पे लॉक कर देंगे यस इट्स सेम, और हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। ठीक है, नाउ अगर तुम चाहो तो तुम सिर्फ इतना ही लिख सकते हो और तुम्हारा इफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इस केस में तुम क्या चेक कर रहे हो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो। ठीक है, बट अगर तुम चाहते हो कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो तभी कुछ हो, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा एल्स, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे फिर से ब्रैकेट खोलना है, इसके बाद तुम्हें फिर से इंटर दबाना है, और यहाँ पे तुम वो लिखोगे जो कि तुम चाहते हो तब हो जब तुम्हारा ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा debug डॉट लॉग दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया हमने, हम चेक कर रहे हैं क्या num1 इज सेम एज num2। ठीक है, कैसे चेक कर रहे हैं, दो बार इक्वल टू का साइन लगा के, दो बार जब हम इक्वल टू लिख रहे हैं तो ये क्या है, ये है कंपेरिजन ऑपरेटर, और यहाँ पे अलग अलग कंपेरिजन ऑपरेटर्स है जो कि अभी हम यूज करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डबल इक्वल टू यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, क्या num1 इज सेम एज num2। ठीक है, और अगर ऐसा है तो येस प्रिंट होगा, और ऐसा नहीं है तो दे आर डिफरेंट प्रिंट होगा। इसे रन करते हैं एक बार यूनिटी में जाके ना, अभी के लिए दे आर डिफरेंट प्रिंट होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम नहीं है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो दे आर डिफरेंट प्रिंट हुआ है। तो अगर अगर मैं यहाँ पे कहूँ इसके जगह पे ना, अगर मैं दो बार इक्वल टू के जगह पे सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल यूज करूँ, और यहाँ पे मैं लॉग भी चेंज कर दूंगा, इसके जगह पर मैं लिखूंगा num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है, एल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं num2 इज ग्रेटर देन num1। ठीक है, तो बेसिकली क्या हमारा num1 num2 से बड़ा है। ठीक है, और इस केस में num1 40 है और num2 60 है, यानी कि num1 हमारा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे num2 इज ग्रेटर देन num1 प्रिंट होगा। चलो ट्राई कर लेते हैं इसे जल्दी से। यहाँ पे तुम देख सकते हो num2 इज ग्रेटर देन num1, तो हमारा ये नीचे वाला लाइन कॉल हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली इफ एल्स का यूज करते हो तुम कंडीशंस बनाने के लिए, और अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ऊपर वाला स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो नीचे वाला रन होगा। ठीक है, नाउ इसका यूज ऑलमोस्ट हर जगह ही होता है। ठीक है, हो सकता है तुम्हें चेक करना हो कि क्या प्लेयर के पास कोई चाबी हो, तो तुम यहाँ पे इफ बनाओगे और तुम यहाँ पे प्लेयर का इन्वेंट्री को यहाँ पे फेच करोगे और देखोगे कि उसके पास आइटम है कि नहीं जिससे तुम्हारा गेट खुलेगा। बेसिकली तुम इसको यूज करके कोई सा भी कंडीशन बना के चेक कर सकते हो, और अगर वो ट्रू है तो ऊपर वाला लाइन, नहीं है तो नीचे वाला लाइन। बट अभी के लिए हम लोग बाकी के कंपेरिजन ऑपरेटर्स को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इस बार एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का साइन देते हैं, और जो हमारा लॉग है इसको हम लोग चेंज कर देंगे num1 इज नॉट सेम एज num2। ठीक है, एल्स num1 इज सेम एज num2। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमारा num1 इज नॉट इक्वल टू num2। ठीक है, यानी क्या मतलब है, हमने सबसे पहले क्या चेक किया था, क्या num1 इज सेम एज num2, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या num1 इज नॉट इक्वल टू num2, तो क्या 40 इक्वल टू 60, नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर वाला लॉग प्रिंट होगा। ठीक, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो num1 इज नॉट सेम एज num2, तो हमारे यहाँ पे ऊपर वाला लॉग प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे तुमने समझा कि अलग अलग कंपेरिजन ऑपरेटर्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे यूज करोगे लेस देन का साइन, ठीक है, यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, num1 इज लेस देन num2। ठीक है, तो क्या 40 इज लेस देन num2 विच इज 60, इट इज ट्रू, सो दिस विल रन राइट। बट अगर दोनों नंबर सेम हो, ठीक है ना, अगर तुम इसको अभी रन करोगे तो तुम्हारा नीचे वाला प्रिंट होगा, क्योंकि 60 इज नॉट ग्रेटर देन 60, 60 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो तब तुम्हें चेक करना हो कि क्या 60 है या 60 से छोटा है, तो तुम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या अगर हमारा 60 यहाँ पे, तो अगर हमारा num1 यहाँ तो 60 है या तो 60 से कम है, तो हमारा ऊपर वाला सेम ऊपर वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, चलो इसे ट्राई कर लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके बस इफ एल्स कर दिया, वापस से प्ले करेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो इफ प्रिंट हुआ है, क्योंकि num1 इज लेस देन और इक्वल टू num2। ठीक है, क्योंकि 60 जो है वो 60 है या फिर 60 से कम है।
ठीक, अगर मैं num 1 को 70 कर दूं तो हमारा एल्स प्रिंट होगा। चलो इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देख सकते हो एल्स प्रिंट हुआ है क्योंकि num 1 जो है वो 70 है और num 1 70 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, 70 इज ग्रेटर देन 60। तो आई होप कि तुम्हें ये वाले ऑपरेटर्स भी समझ में आ गए हो। अब हम लोग समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में तुम्हारे पास तीन है, एक है एंड, एक है और नॉट वाला साइन तो हमने ऊपर यूज करके देख ही लिया। यहाँ पे नॉट के साथ हमने इक्वल का साइन लगाया जो कि हुआ नॉट इक्वल टू। तो हम लोग अभी और एंड को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे num 1। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे num 1 इज इक्वल टू 70 एंड num 2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, नाउ इन दिस केस हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमारा जो num 1 है वो 70 है और num 2 हमारा 60 है। तो यहाँ पे इफ प्रिंट होगा। लेकिन अगर हमारा num 2 अगर मैं कुछ भी चेंज कर दूं इसको और अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो हमारा एल्स प्रिंट होगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं। ठीक है, हमने एंड यहाँ पे यूज किया है, इस वजह से हम यहाँ पे दो कंडीशन डाल पाए, एक ये वाली कंडीशन उसके बाद एक ये वाली कंडीशन। और अगर तुम चाहो तो तुम एक तीसरी कंडीशन भी डाल सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए दो कंडीशन रखते हैं और बेसिकली इसका क्या होगा आउटपुट एल्स। ठीक है, क्योंकि num 1 इज इक्वल टू 70 लेकिन num 2 इज इक्वल टू इज नॉट 60। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ट्रू होगा और ये वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये पूरा पार्ट ट्रू नहीं हुआ तुम्हारा ये एल्स में चला जाएगा। इसे इसे भी एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो एल्स में चला गया क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक, तो बेसिकली जब तुम एंड यूज कर रहे हो तो तुम कह रहे हो कि क्या दोनों साइड की कंडीशन ट्रू है कि नहीं। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे दो बार ये वाला सिंबल यूज करोगे, ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं और। ठीक है, तो क्या num 1 इसका मतलब हो गया इन दोनों में से अगर कोई सा भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये चलेगा। ठीक है, यानी कि अगर num 1 तुम्हारा 70 है या फिर अगर तुम्हारा num 2 60 है तो तुम्हारा इफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इन दिस केस num 1 तुम्हारा 70 है तो अगर मैं इसको अभी रन करूं तो तुम्हारा इफ प्रिंट होगा क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू थी तुम्हारी, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो इफ प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो जब तुम्हें चेक करना है कि क्या दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन ट्रू है तो तुम और यूज करते हो। अगर तुम्हें चेक करना है कि क्या सारी ही कंडीशन ट्रू है कि नहीं तो तुम एंड यूज करते हो एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे समझ लिया सारे ऑपरेटर्स को और हमने यहाँ पे समझ लिया है इफ एल्स को भी। ठीक है ना, इफ एल्स में एक और चीज होती है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक ही बार इफ और एल्स को यूज किया है। ठीक है, अगर मैं इसे हटा दूं, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिखा है नाउ इफ num 1 इक्वल टू 70। ठीक, तो यहाँ पे इफ प्रिंट होगा जो कि अभी तक तुम समझ ही गए होगे। लेकिन अगर हमें एक और कंडीशन डालनी है तो यहाँ पे हम डाल सकते हो यहाँ पे एल्स इफ लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्स इफ लिखेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे num 2 इज इक्वल टू 23। ठीक है, और मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पे दो बार इक्वल टू यूज कर रहे हो। यहाँ पे मैं एक लॉग डाल दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स इफ और एक्चुअली ऊपर वाले नंबर को यहाँ पे चेंज कर देते हैं टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पहला कंडीशन तो हमारा फॉल्स है बट ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एल्स इफ प्रिंट हुआ है। ठीक है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू था। ठीक है, अगर मैं इसका वैल्यू भी चेंज कर दूं 25 तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि num 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या num 1 का वैल्यू 12 है बट num 1 का वैल्यू क्या है 70। num 2 का वैल्यू क्या है 23। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं क्या num 2 का वैल्यू 25 है। ठीक है, तो अभी के केस में ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, इसलिए ये लास्ट वाले स्टेटमेंट में चला जाएगा जो कि ये एल्स। ठीक है, इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एल्स प्रिंट हुआ है। तो तुमने तो आई होप कि तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा इफ एल्स इफ और एल्स का। ठीक है, इनको यूज करके तुम कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हो अपने गेम के अंदर। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्विच स्टेटमेंट।
तो सबसे पहले इस इफ एल्स वाले पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग स्विच स्टेटमेंट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्विच, ब्रैकेट्स खोलेंगे, और यहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड करना है अपना वेरिएबल, जिसको तुम्हें कंपेयर करना है किसी भी चीज़ से, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम इसे अभी तुम देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं num1 को, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स खोलेंगे, इसके बाद तुम लिखोगे यहाँ पे केस, इसके बाद तुम यहाँ पे वो वैल्यू लिखोगे जो कि तुम कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि num1 की वैल्यू 70 है। अगर यहाँ पे मैं 70 लिखूँ, इसके बाद तुम्हें लिखना होगा कॉलन, एंड याद रखना यहाँ पे तुम्हें कॉलन लिखना है, यहाँ पे तुम्हें सेमी कॉलन नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद तुम यहाँ पे लास्ट में लिखोगे ब्रेक, और यहाँ पे तुम्हें लिखना है सेमी कॉलन, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लिखा है और यहाँ पे हमने सिर्फ कॉलन लिखा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में तुम जो भी लॉजिक लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो इस केस में हमें सिर्फ अपने एक कंसोल में प्रिंट करना है, जो कि है यस वैल्यू वॉज 70, ठीक। नाउ अगर तुम इसको रन करोगे अब, तो तुम्हारा वहां पे प्रिंट हो जाएगा यस वैल्यू वॉज 70। तो बेसिकली ये तुम्हारा इफ एल्स जैसा ही है, बट तुम्हारे यूज केस पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे क्या यूज करोगे, ठीक है। अभी के लिए मैं तुम्हें बस दिखाता हूँ इसको, तुम इसे कॉपी कर सकते हो। इसे मैं 2 बार पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इस नंबर को चेंज कर देता हूँ 23 और 40, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं num1 के ऊपर, क्या num1 का वैल्यू 70 है। अगर num1 का वैल्यू 70 है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं यस वैल्यू वॉज 70। अगर यहाँ पे num1 का वैल्यू 23 है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं यस वैल्यू वॉज 23। अगर 40 है तो हम लोग 40 प्रिंट करेंगे, ठीक है। नाउ नाउ अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके 40 कर दूं, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अभी तक ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। बट अगर ऐसा कहें कि तुम्हारा ये वैल्यू किसी से भी मैच ना करे, ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं 2234, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा भी कंडीशन नहीं है ऐसा जो कि 234 को हैंडल करेगा यहाँ पे। तो अगर ये किसी से भी मैच नहीं करे तो यहाँ पे तुम लिखोगे डिफॉल्ट, इसके बाद तुम यहाँ पे डालोगे कोलॉन, इसके बाद तुम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखोगे, जो सा भी तुम्हें यहाँ पे लॉजिक लिखना है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नो लॉजिक, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में फिर से ब्रेक लिखना होगा, ठीक है। और अगर मैं इसे अभी रन करूँ, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा नो लॉजिक, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा num1 किसी से भी मैच नहीं किया। यहाँ पे हमारा num1 का वैल्यू है 234 और हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं 70, 23, 40 को, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें स्विच भी समझ में आ गया होगा। इसको यूज करके भी तुम मल्टीपल वैल्यू से अपना नंबर को कंपेयर कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हमने अपने नंबर को कंपेयर किया है, बट यहाँ पे तुम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम एक मल्टीप्लेयर गेम बना रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हें अपने गेम स्टेट को चेक करना हो, क्या तुम्हारा करंट गेम स्टेट क्या है, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारा करंट गेम स्टेट हो कि तुम वेट करो कि सारे लोग ज्वाइन करें, है ना। तो यहाँ पे होगा गेम स्टेट, और यहाँ पे तुम चेक करोगे वेटिंग फॉर प्लेयर्स, है ना। और वेटिंग फॉर प्लेयर्स है तो तुम सबको टाइमर दिखाओगे, है ना। या फिर अगर तुम्हारा प्लेयर्स या फिर सारे प्लेयर ज्वाइन कर चुके हैं या तुम्हारा मैच शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे वो ऐसा कुछ एक स्टेट बना सकते हो। बेसिकली इसको तुम सिर्फ नंबर के लिए यूज नहीं करोगे, यहाँ पे हमने सिर्फ इसको समझने के लिए इस तरह से किया है, और इसको जब हम गेम्स बनाएंगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे लूप्स के ऊपर, और उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी हमने लिखा था सबको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने ये सब समझ लिया है। अब हम लोग नई चीज समझेंगे, ठीक है। एंड बाय द वे आई होप कि जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारी चीजें तुम खुद से लिख के भी ट्राई कर रहे हो। अगर तुम खुद से लिख के ट्राई नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियो को देखते ही जा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हें ये बाद में याद नहीं रहने वाला है। तुम्हें इसे खुद से लिखना होगा, खुद से देखना होगा कि कहाँ एरर्स आ रहे हैं, तुमने क्या गलत लिखा, और इसी तरह से तुम्हारी प्रैक्टिस होगा। तो अगर तुम इसे खुद से नहीं लिख रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ट्राई करो कि तुम सारे चीजें मैंने जो भी बताया है उसको तुम खुद से ट्राई करो, खुद से तुम यूनिटी में जाकर रन करो, देखो तुम्हारा क्या आउटपुट आ रहा है, क्या तुम्हारा आउटपुट कुछ गलत आ रहा है, एरर आ रहा है तो ट्राई करो कि तुम देखो कि तुमने क्या गलत लिखा। बेसिकली प्रैक्टिस करो तुम भी। अगर तुम सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि तुम खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है तुम इस कोर्स को देखने का, ठीक है। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो सही से समझ में नहीं आने वाला है। तो विद दैट सेड चलो चलते हैं अपने फॉर लूप्स के ऊपर। नाउ सबसे पहले समझते हैं लूप्स होते क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम्हारे किसी कोड को तुम्हें मल्टीपल टाइम्स कॉल करना है तो तुम लूप्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चलो देखते हैं यहाँ पे।
हम लोग एक इंट बनाएंगे, इंट वैल्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डेटा टाइप असाइन किया है इंट, इसके बाद वेरिएबल का नाम और एक डिफॉल्ट वैल्यू जो कि है 0, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक तुम्हें वेरिएबल बनाना तो आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसको हम लोग प्लस करेंगे, वैल्यू प्लस 1, ठीक है। नाउ अगर तुम सिर्फ इतना करोगे तुम्हारा एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे इसको प्लस करने के लिए तुम्हें यहाँ पे लिखना होता है वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1, ठीक है। तो जब तुम ये करोगे तब भी तुम्हारा इसका वैल्यू 1 होगा। नाउ इसको लिखने का एक छोटा तरीका भी होता है जो कि है ये। नाउ इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों से ही प्लस 1 हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 2, ठीक है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बस ये ठीक है, ये बस तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म है ताकि तुम्हें इतना बड़ा ना लिखना पड़े, ठीक है। तो अभी के लिए हम नीचे वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो मान के चलो तुम्हें अगर 100 तक प्लस करना है तो तुम्हें इसको यहाँ पे 100 बार लिखना पड़ेगा, विच इज वेरी हार्ड एंड ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। तो इस तरह की चीजें जिसको तुम्हें रिपीट करना पड़ रहा है, इसको तुम इन्हें लूप भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम लोग यूज करेंगे एक फॉर लूप को और देखते हैं कैसे चलता है, ठीक है। तो फॉर लूप को क्रिएट करने के लिए तुम लिखोगे फॉर, इसके बाद तुम ब्रैकेट्स खोलोगे, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा इंट आई, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल बना रहे हैं अगर तुम ध्यान दो तो, ठीक है। और इस आई के जगह पे तुम एक्चुअली में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। बट यूजुअली जब कोई भी एक फॉर लूप बनाता है तो उसमें वो लोग ज्यादातर तो वहां पे हम लोग आई का ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर तुम चाहो तो तुम उसको के लिखो, तुम उसको एल लिखो, तुम उसको एम लिखो, तुम उसको कुछ भी लिखो, ठीक है। बट आई जो है वो ऑलमोस्ट सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट आई जो कि हमारे वैल्यू का नाम है इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू 0 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे आई, इसके बाद लेस देन का सिंबल, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100, इसके बाद एक और सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे आई प्लस प्लस, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स वापस खोलेंगे और यहाँ पे इंटर दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने फॉर लूप क्रिएट किया है, इसके बाद हमने इसके अंदर 3 चीजें लिखी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है फॉर लूप के अंदर जो कि है इंट आई, ठीक है। यानी कि एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है इंट, ठीक है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन डाले हैं, क्या हमारा आई 100 से कम है, ठीक है। तो क्या 0 100 से कम है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आई को प्लस प्लस, ठीक है। यानी कि आई में हम लोग प्लस प्लस का मतलब होता है कि हम लोग आई में एक वैल्यू प्लस कर दे रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक तुम्हारा ये आई 100 नहीं पहुंचेगा तब तक जो भी इसके अंदर तुम लिखोगे वो तुम्हारा कॉल होता ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने वैल्यू प्लस 1 वाली चीज को यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, तो जब तुम लास्ट में फॉर लूप के बाद इसको डिबग करोगे वैल्यू को, तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू आएगा 100, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा वैल्यू है 100, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें इसको 100 बार लिखना नहीं पड़ा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तुमने इसको एक फॉर लूप का यूज करके बहुत ही इजिली एक ही बार में कर लिया, ठीक है। तो दिस इज वेयर यू कैन यूज लूप्स। तो अगर तुम चाहो तो तुम इसको 1000 बार भी कर सकते हो, 10,000 बार भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। और एक चीज का ध्यान देना कि तुम गलती से भी इसको तुम अपडेट में मत लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि अगर तुम इसको अपडेट में लिखोगे तो तुम्हारा यूनिटी मोस्ट लाइकली क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें फॉर लूप जब भी लिखना है तुम्हें उसको ऐसे मेथड के अंदर लिखना है जो कि एक ही बार कॉल हो, ठीक है। यानी कि मेथड का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर लूप अगर तुम चाहो तो तुम मल्टीपल बार फॉर लूप को कॉल कर सकते हो, उस मेथड को भी तुम मल्टीपल बार कॉल कर सकते हो। लेकिन अपडेट में क्या होता है कि अपडेट तुम्हारा हर फ्रेम में कॉल होता है, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हारा 400 FPS आ रहा है तो 400 बार कॉल होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें 400 बॉल अपने फॉर लूप को कॉल नहीं करना है, तुम्हें बस एक ही बार कॉल करना है। अगर तुम्हें इसको 100 करना है इस वैल्यू को तो बस एक ही बार कॉल करना है इसको, ठीक, ठीक है। इसलिए इसको तुम इसे ऐसी जगह से कॉल करोगे जहां से ये सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया फॉर लूप को।
नाउ फॉर लूप को एक और बार समझते हैं। फॉर लूप बनाने के लिए फॉर लिखेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे हम लोग, ठीक है, और ऊपर पर लूप को हटा देते हैं, ठीक है। फिर से लिखेंगे यहाँ पे इंट जो कि हमारा डेटा टाइप, इस पर हम लिखेंगे के। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ज़्यादातर लोग आई यूज़ करते हैं, लेकिन तुम कुछ भी लिख सकते हो। इस बार हम लोग के यूज़ करते हैं, इसका वैल्यू डालेंगे हम लोग 0, सेमीकोलन के इज लेस देन 40, सेमीकोलन के प्लस प्लस, ठीक है। तो हमने क्या कह रहे हैं, एक के वेरिएबल है जिसका वैल्यू 0 है, और जब तक के 40 से कम है के में प्लस प्लस करो, और जब तक 40 नहीं होगा तब तक तुम्हारा जो भी इसके अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं, हम लोग सिर्फ लॉक करते हैं इसको, ठीक है। हमने किसी भी चीज़ को प्लस नहीं किया है, अपने वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लस नहीं किया है, हमने सिर्फ लॉक किया है, ठीक है। और गेस करो इसका आउटपुट क्या होगा। और अगर तुमने गेस किया कि 40 बार 0 प्रिंट हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर सही है। यहाँ पे तुम देख सकते हो 40 बार तुम्हारा 0 प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ भी तुम्हें अगर मल्टीपल टाइम्स करना हो तो तुम लूप्स का यूज कर सकते हो, और फॉर लूप्स एक तरह का लूप है, ठीक है। और भी लूप्स होते हैं, तो चलो समझते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप के लिए तुम लिखोगे वाइल, ब्रैकेट्स खोलोगे, और यहाँ पे तुम्हें फिर से कंडीशन डालना होगा, ठीक है। तो कंडीशन में हम लोग डालेंगे वाइल वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, ब्रैकेट्स वापस खोलेंगे। तो वाइल लूप का कंडीशन हम लोग इस तरह से डालते हैं, और यहाँ पे क्या कंडीशन है, जब तक हमारा वैल्यू 100 से कम हो, जो भी इसके अंदर हमने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू प्लस प्लस। नाउ मेक श्योर करना कि ये कंडीशन तुम्हारा कभी ना कभी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर ये कंडीशन तुम्हारे कभी भी कंप्लीट नहीं होता है तो भी तुम्हारा गेम क्रैश हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू प्लस प्लस करूंगा तो मेरा एक टाइम पे मेरा वैल्यू 100 हो जाएगा, और ये जो लूप है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। इसके बाद हम लोग एक लॉक करेंगे debug.log वैल्यू। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा आउटपुट आया है 101, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया है इज लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। यानी कि जब हमारे वैल्यू 100 हो जाएगा तो यहाँ पे ये एक और बार चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये भी चेक किया है कि क्या हमारा वैल्यू इज इक्वल टू 100, इसलिए हमारा वैल्यू 101 पे जाके रुका है, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वल टू को हटा दूं तो हमारा वैल्यू 100 हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है। चलो ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया 100। तो बेसिकली हमने दो लूप्स को समझा है, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप, ठीक है। नाउ हमारे पास एक डू वाइल लूप होता है, चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो डू वाइल लूप बनाने के लिए तुम्हें लिखना होता है डू, इसके बाद तुम्हें खोलना होता है ब्रैकेट्स, और इस नीचे वाले ब्रैकेट के बाद तुम्हें एक वाइल लूप क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे वाइल, इसके बाद तुम्हारा होगा कंडीशन, कंडीशन में डालेंगे वाइल वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। और यहाँ पे तुम सेमीकोलन डाल के इसे बंद कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ, ये डू के अंदर तुम जो भी लिखोगे तुम्हारा वो होगा जब तक तुम्हारा ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये वाइल लूप से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो इसे भी ट्राई करते हैं एक बार। तो इसका भी आउटपुट हमें मिल जाना चाहिए 101। और एक्चुअली यहाँ पे मेरा यूनिटी क्रैश हो गया है, तो मैं अपने यूनिटी को यहाँ से ट्रैक्स मैसेज जाके बंद कर दूंगा, ठीक है। और मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया है। मैं यहाँ पे फिर से अपना प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा, और मेरा यूनिटी जो क्रैश है वो क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हारा जो लूप है ये कभी ना कभी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा ये लूप कभी भी कंप्लीट नहीं होता है तो तुम्हारा गेम क्रैश हो जाएगा और तुम्हारा यूनिटी भी क्रैश हो सकता है, ठीक है। और इन दिस केस मेरा यूनिटी क्रैश हो गया, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए तुम्हें यहाँ पे वैल्यू को प्लस प्लस भी करना होगा, जिससे कि तुम्हारा वैल्यू एट सम पॉइंट 100 हो जाए, ठीक है। और अगर तुम भूल गए, प्लस प्लस का मतलब होता है कि हर एक बार इसमें तुम 1 जोड़ रहे हो, ठीक है। तो चलो वापस से ट्राई करते हैं इसको। तो अगर मैं अभी प्ले दबाऊंगा तो यहाँ पे तुम कंसोल में देख सकते हो 100 बार प्रिंट हो गया है मेरा वैल्यू, ठीक है, 0 से लेके वो 100 तक, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम हर बार वैल्यू को लॉक कर रहे हैं, उसके बाद वैल्यू को हम प्लस प्लस करते थे, ठीक है। तो ये 0 होगा, प्लस होगा, 1 होगा, वापस शुरू होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर नीचे जाएगा,
2 हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने अभी तक तीनों लूप्स को समझ लिया है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। नाउ अगर तुम सोच रहे हो कि कहाँ पे क्या यूज करते हैं जब तुम एक्चुअली में गेम बनाओगे, तो कहाँ पे क्या यूज करते हैं वो देखो, वो हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग गेम बनाएंगे। ठीक है, बट तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि ये होता है। ठीक है, तभी के लिए हम लोग बस देख रहे हैं कि हम लोग के पास क्या क्या सी शार्प में कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे अपने गेम बनाने के टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है फंक्शंस एंड मेथड्स। नाउ इसको मैं डिलीट कर दूंगा। एंड बाय द वे, अगर तुम अगर तुम याद हो, ये जो वाइट स्टार्ट ये भी एक मेथड ही है। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे हम लोग खुद का मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं। तो खुद का मेथड को क्रिएट करने के लिए तुम मेथड के बाहर जाओ। ठीक है, मतलब अभी तक हम जो भी लिख रहे थे वो हम अपने स्टार्ट मेथड के अंदर लिख रहे थे, या फिर अपने अपडेट मेथड के अंदर लिख रहे थे। ठीक है, बट अगर तुम्हें खुद का मेथड को बनाना है तो तुम अपने मेथड के बाहर जाओगे और यहाँ पे तुम लिखोगे वॉइड। ठीक है ना, यहाँ पे वॉइड क्यों लिख रहे हैं इसका एक और रीजन है, बट ये थोड़ा इसको हम लोग कवर करेंगे अपने इंटरमीडिएट कोर्स में, जो कि एक हफ्ते बाद आएगा। बट अभी के लिए देखो कि मेथड कैसे बनता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉइड, इसके बाद तुम्हें लिखना होता है अपने मेथड का नाम। ठीक है, तो हमने अपने मेथड का नाम लिखेंगे METHOD एन, इसके बाद हम ब्रैकेट्स खोलेंगे और हमने अपने ब्रैकेट्स को बंद कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें अपने मेथड को बनाने के लिए इतना ही करना होता है। हमारा ये मेथड क्रिएट हो चुका है, बट अब तुम सोच रहे होगे कि इस मेथड को बनाने का पर्पस क्या है। ठीक है, तो पर्पस यही है कि तुम अपने मेथड को यूज कर सकते हो किसी भी फंक्शनैलिटी को सेपरेट करने के लिए, और उसको तुम्हें यूज करना है तो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं जो कि है ऐड नंबर्स। ठीक है, नाउ जो भी ये वाले ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर तुम डालते हो पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं अभी तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेंगे, और पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए भी तुम्हें यहाँ पे डेटा टाइप्स का यूज करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इंट ए। तो हमने इंट हमारा डेटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल का नेम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक इंट बी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने एक खुद का मेथड बनाया है जिसमें हम दो पैरामीटर्स डाल रहे हैं, इंट ए और कॉमा डाल के इंट बी। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे debug डॉट लॉग ए प्लस बी। नाउ अगर तुम अपने ऐड नंबर्स को तो अगर तुम अपने स्टार्ट मेथड के थ्रू कॉल करोगे। ठीक है, नाउ एक बात याद रखना कि स्टार्ट मेथड तुम्हारा यूनिटी खुद कॉल कर देता है, बट जो भी तुम कस्टम मेथड बनाओगे जैसे कि ये वाला, इसको तुम खुद से कॉल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने स्टार्ट के अंदर ऐड नंबर्स वाला मेथड को कॉल किया है, और यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि तुमने यहाँ पे अभी तक पैरामीटर्स को पास नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास दोनों ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर तुम्हें अपने पैरामीटर्स को पास करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 90,10। ठीक है, हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स को पास किया है, एक है 90 एक है 10। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी नंबर्स तुम यहाँ पे पास करोगे ये दोनों को हमारा मेथड करेगा प्लस, और उसको प्रिंट कर देगा हमारे कंसोल के अंदर। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे दो बार स्कोर करते हैं, एक बार 40, कुछ भी रैंडम नंबर्स को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, एंड अगर तुम इसको अब रन करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा मेथड वर्क कर रहा है, तीनों का हमारा सम करेक्ट आया है। ठीक है, तो बेसिकली मेथड बनाने का क्या फायदा हुआ, मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़ा इंट ए इक्वल्स टू 90, इंट बी इक्वल्स टू 10, एंड देन मैंने फिर किया इंट ए प्लस बी, ऐसा कुछ मेरे को नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ एक मेथड बना दिया है जिसको मैं बार बार रीयूज कर पा रहा हूँ किसी भी नंबर को प्लस करने के लिए और उसको लॉक करने के लिए। ठीक है, तो मेथड्स का यही फायदा होता है कि तुम अपने अपने तुम छोटे से फंक्शनैलिटी को रैप कर सकते हो और उसको तुम जितनी बार चाहो उसको तुम रीयूज कर सकते हो। ठीक है, और बाय द वे अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मेथड्स को तुम फंक्शंस भी बोल सकते हो। तो फंक्शंस एंड मेथड्स आर बेसिकली द सेम थिंग। ठीक है, इसको ही तुम फंक्शन बोलते हो और इसको ही तुम मेथड बोलते हो। ठीक है, मतलब ये फंक्शन भी है और ये मेथड भी है। ठीक है, अब नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं, वाइड प्रिंट मैसेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से ब्रैकेट्स खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, ब्रैकेट्स बंद करेंगे और यहाँ पे डिबग डॉट लॉग मैसेज। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, तुम्हें जितने बार भी अपना मैसेज को प्रिंट करना है, तुम्हें आप प्रिंट मैसेज कॉल करोगे, हाय माय नेम इज रोनित, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, एंड जस्ट लाइक दैट। तो अब तुम्हें जितनी बार भी प्रिंट करना है, तुम बस इस मेथड को कॉल करोगे और यहाँ पे तुम जो सभी अपना पैरामीटर पास करोगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और मेक श्योर करो कि तुम स्ट्रिंग जब भी लिखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखो, नहीं तो तुम्हारा एरर आएगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारा सबसे पहले नंबर्स को प्रिंट करेगा ये, और उसके बाद हमारा मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारा मैसेज भी प्रिंट हो गया और हमारा एडिशन वाला नंबर भी प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये होता है हमारा फंक्शंस एंड मेथड्स। ठीक है, नाउ अभी हम बिगिनर लेवल पे हैं, इसलिए हम इसको और डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसको मेथड्स में तुम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ से a प्लस बी को तुम वापस रिटर्न करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, बस ये सारी चीजें कैसे करते हैं इसको हम लोग बाद में देखेंगे इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल के अंदर। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। तो गाइस यहाँ पे मेरे कैमरा की बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए जो भी टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि अभी तक मैंने तुम्हें जो भी समझाया हो तुम्हें वो सब समझ में आया हो और तुमने उन सारी चीज़ों को खुद से भी प्रैक्टिस किया हो एक दो बार। ठीक है, और जो भी टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, जो कि मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द अपलोड करने का। तो मेक श्योर करना है कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिल रहा हूँ तुमसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।